गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फूडर क्रॉप्स। देखिए बेटा, आपने क्रियल क्रॉप्स देखा है, आपने लेग्यूमिनेसी कुल की फसल देखी है, दलहनी फसलें देखी हैं जिसको पल्स क्रॉप के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आप ऑयल सीड देखा है जिसको आप हिंदी में कहते हैं तिलहनी फसलें। आपकी जो 6 फसलें थी वो क्रियल क्रॉप्स की थी और 6 फसलें किसकी थी? पल्स क्रॉप की। और 7 फसलें किसकी थी? ऑयल सीड की, जिसको हम तिलहनी क्रॉप्स कहते हैं, तिलहनी फसल कहते हैं। तो देखना 6 6 12 और 7 कितना हो गया? 19 फसल कंप्लीट है। अब है फूडर क्रॉप्स। देखना अंग्रेजी में स्पेलिंग देखना आप लोग, फूडर FOODER, फूडर CROPS, क्रॉप्स। फूडर क्रॉप्स मीन्स चारे वाली फसल। हमारी पहली फसल है रिजका। ये देखिए आप लोग, रिजका देखिए आप लोग, इस जो हमारी पहली फसल है फूडर क्रॉप्स की, उसका नाम है रिजका। एक बार इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना आप लोग कि फूडर क्रॉप्स होती क्या है। कि वह फसल जो फसलों के लिए एक हरे चारे का कार्य करती है उसको हम फूडर क्रॉप्स कहते हैं। क्योंकि सूखा चारा तो आप लोग गेहूं से भी प्राप्त करेंगे, बाजरे से भी प्राप्त करेंगे, लेकिन यहां पर देखना फूडर क्रॉप्स दिया है, चारे वाली फसल दिया है। जैसे पहली फसल यहां पर रिंजका दे रखा है, दूसरी बरसीम है जो पशु बड़े चाव से खाते हैं। और ये ऐसी फसलें हैं जो वर्ष भर, जिसको हम बहुवर्षीय फसल कह सकते हैं, कि जिस समय पशु को हरा चारा नहीं मिलता है उस समय ये दोनों फसल पशु को हरा चारा उपलब्ध कराती हैं। देखना बेटा, ये दोनों में पहली फसल लिया है रिजका। क्या है? रिजका है, जिसको हम अंग्रेजी में ल्यूसर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूसर्न कहते हैं। LU, क्या? LUCERNE, ल्यूसरन। ये देखिए ल्यूसरन या अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा। ये देखिए आप लोग, इसको अल्फा अल्फा के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसके भिन्न भिन्न नाम मैंने आपको बताया। यहां पर देखना, इसको ल्यूसरन कहेंगे हम, ल्यूसरन। रिंजके का दूसरा नाम ल्यूसरन है और इसको हम अल्फा अल्फा के नाम से भी जानते हैं। तो देखना बेटा, इसके कई नाम हैं। हिंदी में हम रिजका कहते हैं, अंग्रेजी हम ल्यूसर्न कहते हैं। यहां पर ये सी है, देखना इसको अच्छी प्रकार देखना, सी है। ये क्या है? सी है, LUCERNE, ल्यूसरन मीन्स रिंजका, या हम कहते हैं अल्फा अल्फा। तो यहां पर फूडर क्रॉप्स के बारे में अच्छी प्रकार से समझ लेना बेटा, क्योंकि एक बार आप लोग दिमाग में फीडिंग करते हैं तो वो पॉइंट दिमाग से बाहर नहीं जाता है। क्योंकि 19 फसल आपके सामने कंप्लीट है, तो मीन्स आप लोगों को ऐसा कोई बिंदु नहीं छोड़ा जा रहा है जो आपके सिलेबस से दूर हो। और दूसरी बात, आपके जेट कंपटीशन है या अन्य कंपटीशन है, उनके प्रश्न भी यहां पर आपको बताए जा रहे हैं। तो इसको आप लोग शालीनता से, ठंडे दिमाग से, शीतलता के साथ में इन प्रश्नों को अपने दिमाग में बिठाइए और इस वीडियो को है आप लोग अंत तक देखते रहिए, ठीक है ना। और जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग कमेंट्स में भेजें कि सर यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आई, तो हमें इसको आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए आप लोग, जो हमारी चारे वाली फसल है वो है रिजका, जिसको हम कहते हैं ल्यूसर्न या अल्फा अल्फा। देखिए इसका वानस्पतिक, क्योंकि अन्य फसलों का हमने वर्गीकरण किया है, वैसे ही फूडर क्रॉप्स का करेंगे। बॉटनिकल नेम देखिए आप लोग,
तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है? मेडिका, मेडिकागो सेटाइवा, मेडिकागो सेटाइवा। ठीक है बेटा, ये आप लोग अपने दिमाग में अच्छी प्रकार से बसाइए कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है। बहुत इजी है, मेडिकागो सेटाइवा। और इसका कुल है, इसका परिवार है, वो क्या है? फेबेसी है, फेबेसी। क्योंकि ये फसल कौन सी है? लेगुमिनेसी कुल की है। कौन से कुल की है? लेगुमिनेसी कुल की है। और इसका ओरिजिन देखिए आप लोग, ओरिजिन ये कहां से आया है? देखिए बेटा, ये कहां से आया है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, ये यहां से आया है। तो देखना, हमारे भारत में रिंजके का आगमन जिसको कहते हैं, क्या हमारे भारत में रिंजके का आगमन 19वीं शताब्दी में हुआ है। कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में हुआ है। और इसका ओरिजिन स्थान कहां बताया है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। ठीक है, विश्व में सबसे पहले खेती ईरान में हुआ करती थी। ये यहां पर मैं हिंट डाल रहा हूं, विश्व में सबसे पहले ईरान में खेती होती थी। ठीक है बेटा, देखो, विश्व में सबसे पहले खेती कहां होती थी? ईरान में। ध्यान रखना, जो इसकी जो किस्म है, एक अभी किस्म जब मैं इसकी पढ़ाऊंगा तब देखना, यहां पर मैंने आपकी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन जो कच्छी इसकी किस्म है वो ईरान से ही विकसित की गई है। क्योंकि पहले इसकी खेती कहाँ होती थी? ईरान में होती थी। क्योंकि वहां पर इतना खेती का इतना प्रचार प्रसार नहीं था। अपनी पशुओं को पालने के लिए इसकी बुआई करते थे, मेडिकागो की सेटाइवा की, हाँ, और पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराते थे। वे उसके बाद में क्या हुआ? 19वीं शताब्दी में हमारे भारत में इस चारे वाली फसल का प्रचार प्रसार हुआ और हमने इसकी बुआई की और हमने ये देखा कि ये ऐसी फसल है जो वर्ष भर हरे चारे के रूप में पशुओं को हरा चारा देती रहती है और पशु इसको बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बड़े चाव से खाते तो हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? सेपोनिन। क्योंकि इसके अंदर जेड के अंदर प्रश्न आ जाते हैं बेटा और आप लोग गलत कर देते हैं। इसके अंदर क्या होता है? सेपोनिन पाया जाता है। इसके हरे चारे में क्या पाया जाता है? सेपोनिन एल्केलाइड्स। ठीक है, अगर पशु इसको ज्यादा खा लेता है तो पशु के आफरा आ जाता है। ठीक है, आफरा आ जाता है तो उससे पशु को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। ठीक है ना, अगर ज्यादा इसका आफरा आ जाता है तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, रिंजके को कभी भी, जो गाभिन भैंस होती है उसको कभी भी, जो गर्भित है वो उस पशु को कभी भी किसान नहीं खिलाए, क्योंकि उस पशु की मृत्यु होने के या गर्भपात होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। जितना हरा चारे वाली फसल है, क्योंकि ये वैसे हरे चारे की रानी कहलाती हैं, ये चारे वाली फसलों की क्या कहलाती है? रानी कहलाती है। तो इसको प्रत्येक किसान, हमारे भारत का प्रत्येक किसान इसकी बुआई करता है और पशु को बड़े चाव से खिलाता है। अभी किसान को पूछेंगे कि नहीं भैया, जो गर्भित पशु है उसको नहीं खिलाएंगे, तो वो क्या कहेंगे? नहीं हम तो खिलाएंगे भाई। क्या कहेगा? हम तो खिलाएंगे, क्योंकि हमारे पास में अन्य हरे चारे नहीं है। लेकिन वो पशुओं के लिए क्या है? 100% वो गलत है। पशु की मृत्यु होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कभी कभार ये कहते हैं कि किसान, जैसे घोड़ी होती है, उसको क्या करते हैं कि जैसे मूंगफली के जो पत्ते आते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? नी बोलते हैं आप लोग। ठीक है, तो वो उसके लिए बहुत नुकसान, वो कभी भी खेल सकता है,
क्योंकि उसके क्या होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होगी और उसके जिसको अपन कहते हैं बॉडी टाइप में आएगी, तो वो पशु क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन उसको क्या करेगा, किसान क्या करेगा, उसको जानबूझकर, जानता है फिर भी उसको क्या करता है, उसको खिलाता है, उसकी हेल्थ को सुस्त करती है वो, ध्यान रखिए। तो उसी प्रकार से ध्यान रखना, रिंच का कभी भी गर्भित पशु है या गाभिन पशु है उसको कभी भी नहीं खिलाएं, क्योंकि उसके मृत्यु के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसका बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो ये ध्यान रखना है। यहां पर मैं रिंजके का नाम ल्यूशियन बताया है और इसको अल्फा भी कहते हैं और इसका वारिस नाम है मेडिकागो सेटाइवा, कुल है इसका फेबेसी, ओरिजिन है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। इसकी खेती विश्व में सबसे पहले कहां होती थी, ईरान में होती थी। ठीक है, इसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं वो भी देखिए आप लोग। गुणसूत्र 2n बराबर 32 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 2n बराबर 32 पाए जाते हैं। अब एक बार देखना बेटा, आप लोग इंपॉर्टेंस देखिए, आप लोग इंपॉर्टेंस देखिए, इस फसल का क्या महत्व है। देखिए, जब तक आप लोग इस फूडर क्रॉप्स के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी तब तक आप लोग इसका सही प्रकार से इसकी खेती नहीं कर सकते। तो देखना, रिंच का एक दलहनी, रिंच का एक दलहनी, क्योंकि यहां पर कुल कौन सा बताया हमने, फेबेसी, कौन सा बताया, फेबेसी। रिंच का एक दलहनी वार्षिक चारे वाली फसल है। ठीक है, इसके बाद में देखना, अगला इसका महत्व जानकारी प्राप्त करेंगे कि देखना, रिंच का एक दलहनी वार्षिक चारे वाली फसल है। इसको हम बहुवर्षिक है, क्योंकि इसकी 3-4 वर्ष तक आप लोग काटते रहिए और आप लोग क्या करते रहिए, काटने के बाद में तुरंत नाइट्रोजन की मात्रा देते रहिए, अपने आप फूटता रहेगा। क्योंकि ये जो बहुवर्षीय फसल है उसका यही लाभ है कि इसको काटते नहीं है, क्योंकि इसकी पहली कटाई है 55 से 60 दिन। यहां पर फैक्ट है 55 डेज पर इसकी कटाई करें और जैसे ही कटाई किए आप लोग नाइट्रोजन का उपयोग करें। ठीक है ना, इससे क्या होता है, फसल अपने आप वृद्धि करती जाएगी। ठीक है, इसके बाद में ना, इसे चारे की फसलों की नानी देखना, रिंजके को चारे वाली फसलों की रानी कहा जाता है। ये देखिए बेटा, यहां पर ये जेट का प्रश्न बनता है, ध्यान रखना, ये जेट का प्रश्न बनता है यहां पर। ये देखिए आप लोग, ठीक है ना, कि चारे वाली फसलों की रानी किसे कहा जाता है। तो आप लोग सीधे सीधे जानिए कि रिंजके को चारे वाली फसलों की रानी कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ष भर हरा रहता है। इसके बाद में देखना, रिंजके के हरे चारे या चारे के अंदर आप लोग ऐसे कर सकते हैं, रिंजके के चारे में सेपोनिन एल्केलाइड्स पाया जाता है, जिससे पशु के आफरा आ जाता है। इसलिए ध्यान रखना, गाभिन पशु को रिंज का नहीं खिलाना चाहिए, खिलाना चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए बेटा। आप लोग जो भी आपको यहां बातें बताई जा रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर ये सैफोनिन नहीं लिख रखा है, आप लोग अभी उतार लेना। वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो की तरफ देखिए, आप सैफोनिन है वो एल्केलाइड्स हैं जो गाभिन पशु के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि इसको पशु को ना खिलाएं। कौन से पशु को? गाभिन पशु को बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। इसके बाद में देखना इसका इंपोर्टेंट देखिए आप लोग, इसके चारे में देखना, इसके चारे में, किसके चारे में? रिंज के। इसके चारे में 15% प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है बेटा, 15% प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद में देखना क्योंकि इसकी खेती अभी बहुत सारी फसलों के अंदर आप लोगों को बताया कि राजस्थान में फला फसल की खेती कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन से जिले में होती है, यहाँ बताया था। लेकिन इसकी खेती राजस्थान के सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इसकी जो पहली कटाई है, पहली कटाई 55 डेज पर, ये ध्यान रखें, यहां पर लिख देता हूं मैं, रिंजका की पहली कटाई यहां पर फैक्ट 55 डेज है, लेकिन आप लोग यहां पर 55 से 60 डेज पर, ठीक है। रिंजिका की पहली कटाई 55 से 60 दिन पर करें, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। और ये इसका इंपोर्टेंस आपने जानकारी प्राप्त की, देख लीजिए। रिंजिका एक दलहनी वार्षिक चारे वाली फसल है जिसको हम बहुवर्षीय कह सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद में देखना, रिंजके को चारे वाली फसलों की रानी कहा जाता है, क्योंकि राजा किसे कहेंगे हम? बरसीम को कहेंगे। अभी आएगी अगली फसल, फूडर क्रॉप्स में आएगी, देखना, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर में राजा रानी का भी प्रश्न बनता है और कई बार गलत कर देते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। और इसके बाद में देखना, रिंजके के चारे में सैफोनिन एल्केलाइड्स होता है, सैफोनिन पाया जाता है। यदि गाभिन पशु को खिला दिया जाता है तो उस पशु का गर्भपात हो जाता है, इसलिए गाभिन पशु को रिंजका नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है ना। और इसको ज्यादा खा लेता है पशु, ध्यान रखना, साधारण पशु भी खा लेता है तो आफरा हो जाता है, देखना, इसको खाने पर क्या आ जाता है? आफरा, देखना, अफरा भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारी भाषा में आफरा कहते हैं, आफरा, ठीक है, जिसको अफरा भी बोलते हैं आप लोग। इसके चारे में प्रोटीन की 15% मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना। इसके चारे में 15% प्रोटीन पाई जाती है, या आप लोग ऐसे कह सकते हैं, इसके चारे में प्रोटीन की मात्रा 15% होती है, ठीक है ना। आप लोग इसको जहां भी जैसा सुधार करना चाहिए वो सुधार कर सकते हैं। और अंतिम हमारा प्रश्न बनता है, ये जेट का प्रश्न नहीं, ध्यान रखना, ये भी जेट का प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, ये बरसीम में और रिंजके में, ये ध्यान रखना, कई बार ये कटाई का प्रश्न पूछ लेता है कि रिंजके की पहली कटाई कितने दिन बाद में करना है। यहां पर फैक्ट 55 डेज है, लेकिन यहां पर मैंने 55 से 60 डेज दिया है, क्योंकि बहुत सारी बुकों के अंदर बहुत सारे जो राइटर हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग दे देते हैं, जिससे गलत हो जाता है प्रश्न। तो देखिए बेटा, यहां पर 55 से 60 डेज पर पहली कटाई करें। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है जलवायु। देखा आपने महत्व है फूडर क्रॉप्स का, जो अन्य क्रॉप्स की हमने स्टडी किया है यहां पर बोर्ड पर, वैसे ही फूडर क्रॉप्स के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको देखना, समशीतोष्ण व शीतोष्ण जलवायु में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुवर्षीय फसल है। इसको गर्मी, सर्दी, वर्षा ऋतु, आप लोग कह सकते हैं रबी, खरीफ और जायद, तीनों ऋतु के अंदर इसको सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। लेकिन हमारे राजस्थान में इसको, क्योंकि राजस्थान की बात कर रहे हैं, इसको सफलतापूर्वक शरद ऋतु में ही
उगाया जाता है। ठीक है ना, सर्दी ऋतु में बोते ना। हाँ, तो आगे चलिए, यहां पर समशीतोष्ण से शीतोष्ण जलवायु। देखिए बेटा, समशीतोष्ण से शीतोष्ण जलवायु में उगाया जाता है। ये देखिए, उगाया जाता है। या इसकी सफल खेती शुष्क व ठंडी जलवायु, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रिंजके की सफल खेती के लिए शुष्क व ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है ना बेटा। अब देखना ग्रीष्म ऋतु में, देखना बेटा, ग्रीष्म ऋतु में यह फसल 40 डिग्री से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक सहन कर लेती है। देखिए, आपके बुक में यहां पर 40 डिग्री, ये 48 डिग्री दे रखा है, लेकिन ये फसल 40 डिग्री में क्या होता है कि मुरझा जाती है, देखना आप लोग। लेकिन यहां पर आपकी बुक में 48 दे रखा, तो यहां पर मैंने छोड़ दिया है 40 डिग्री से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक ये सहन कर लेती है। क्योंकि फिर क्या करता है, ये हरी होने के कारण क्या है, वाष्पीकरण क्रिया ज्यादा करेगी तो ये फसल क्या करेगी, मुरझाएगी। सीधी सी बात है, वाष्पीकरण हो रहा है। इसके बाद में देखना सर्दी ऋतु के अंदर, सर्द ऋतु में यह फसल 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या निम्न तापमान तक भी, ये निम्न शरद ऋतु में निम्न से 6.5 डिग्री, यहां पर निम्न तापमान, कभी कभार क्या होता है पाला पड़ जाता है, उस समय भी ये फसल ये इसको सहन कर लेती है। तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त या सहन कर लेती, उपयुक्त रहता है। ये देखिए आप लोग, शरद ऋतु में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। ठीक है ना बेटा। इसके बाद में देखते हैं अपन, अगला पॉइंट है हमारा मृदा। क्या है, मृदा है। ये देखिए मृदा, इसकी सफल खेती के लिए किसकी, रिंजके आप लोग कर सकते हैं, रिंजके की सफल या अच्छी खेती के लिए, सफल खेती के लिए आप हर फसल के अंदर ये पॉइंट डालते हैं, फसल पॉइंट अच्छा बनता है। रिंजके की सफल खेती के लिए दोमट मृदा बहुत अच्छी रहती है। दोमट मृदा बहुत अच्छी रहती है। दोमट मृदा अच्छी रहती है या श्रेष्ठ रहती है। ठीक है बेटा। इसके बाद में देखना भूमि का पीएच मान यहां पर 6.5 से 7.5, ये फैक्ट है। जो भी आप बातें बताई जा रही हैं आपको बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चंस हैं यहां पर, कि आप लोग जेट के एग्जाम के अंदर गलत नहीं कर के आएंगे। ठीक है ना। तो यहां पर देखना भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य बहुत अच्छा रहता है। मध्य होना चाहिए। ये देखिए यहां पर ऐसे पॉइंट बनाकर लिखते हैं तो आपके नंबर भी अच्छे आते हैं। इसके बाद में देखना, मृदा के बाद में देखेंगे हम बेटा इसकी किस्म देखेंगे। देखना आप लोग किस्म देखें, तो यहां पर किस्म लिख रहा हूं मैं। देखिए यहां पर देखिए आप लोग किस्म देखिए आप लोग। ठीक है, यहां पर देखना किस्म, उन्नतशील किस्म, यहां पर पॉइंट डाल रहा हूं मैं, हेडिंग है हमारी यहां पर उन्नतशील किस्में देखना, यहां पर मैं पॉइंट डाल दिया है। तो यहां पर नंबर 1 डालिए। देखिए आप लोग सिस्टमेटिक, जैसे ही ये पॉइंट पूरा होता है इसके नीचे आप लोग
उन्नतशील किस्म का हेडिंग डालिए, उसके बाद में नंबर 1 लिखिए। तो यहां पर देखना आनंद, आनंद, आनंद 1, नंबर 2 आनंद, आनंद 2। इसके बाद में देखना NDRI, NDRI तीसरा है NDRI, ये करनाल से विकसित की गई है, ध्यान रखना। NDRI किस्म है रिंजके की, ये ध्यान रखना। यहां पर आपकी बुक के अंदर देखना एक किस्म दे रखा सिरसा, सिरसा, ठीक है, सिरसा 9 ये दे रखा, लेकिन यहां पर मुझे सही नहीं लगी ये किस्म कि इसको पूरा किस्म होना चाहिए, सिरसा टाइप होना चाहिए यहां पर, क्योंकि बुक में भी कई बार क्या करते हैं राइटर मिस्टेक कर देते हैं लेक्चर्स। तो यह ध्यान रखना सिरसा टाइप है, इसको सिरसा टाइप, सिरसा टाइप 9, ये देखिए आप लोग सिरसा टाइप 9। कंपोजिट 5, ये कंपोजिट, कंपोजिट, ये देखिए कंपोजिट 5। और ऐसे सिलेक्शन, यहां पर अगली किस्म है सिलेक्शन, 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 सिलेक्शन कितनी, सिलेक्शन आप लोग 1 करिए इसकी, देखना सिलेक्शन 1, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सिलेक्शन, ये देखिए आप लोग सिलेक्शन, सिलेक्शन 1 छठी किस्म आ गई आपकी। और इसके बाद में देखना चेतक है, क्या है चेतक, 7वां क्या है चेतक, चेतक, ये देखिए आप लोग, ये 5-6 किस्म है, 7 किस्म है, इसको याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आनंद 1 है, आनंद 2 है, NDRI है, सिरसा टाइप 9 है। आपकी बुक में यहाँ सिरसा दे रखा है बेटा, आप लोग देखना, देखना यहाँ पर सिरसा दे रखा है, लेकिन इसकी किस्म यहाँ सही नहीं बनी है। यहाँ पर इसका पूरा किस्म बनती है सिरसा टाइप 9 है ये देखिए 9, 8 भी है, इसकी सिरसा टाइप 8 भी है, लेकिन यहाँ पर 9 लिए मैंने। 5वां देखना कंपोजिट 5, सिलेक्शन 1 जिसको SL के नाम से जानते हैं। अगली किस्म है चेतक, ये इसकी किस्म 7 है, इसको आप लोग सिस्टोमेटिक तरीके से याद कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है सीड रेट, कितना सीड रेट देखिए आप लोग, बीज दर, देखिए यहां बीज दर ले रहा हूं मैं, बीज दर देखिए आप लोग, बीज दर जिसको हम सीड रेट कहते हैं। तो यहां पर पहला है छिटकवा, 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 छिटकवा विधि में, विधि में ध्यान रखना छिटकवा का मतलब बिखेर कर, क्योंकि ये रेंजिके का बीज इतना महीन है और इसके अंदर एक बहुत बड़ी समस्या आती है। अगर इसको गहरा हम बुआई कर देते हैं तो इसका जर्मिनेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी के अंदर इसकी ताकत नहीं बन पाती है और अंकुरित होकर बाहर नहीं आ पाता है और कमजोर हो जाता है। इसलिए इसको अपन मिट्टी, गार्डन रेक आती है, गार्डन रेक जानते हैं जिसको आप लोग दंताली बोलते हैं, ठीक है। दंताली से क्या करते हैं, उसको मिट्टी को फेर देते हैं उसे, या फिर हल्का जो सुहागा है, सुहागा जानते हो आप लोग, सुहागा नहीं जानते, जिसको कहते हैं पाटा, हल्का पाटा उस फेर दिया जाता है जिससे, या फिर अपन कोई पात्र ले लेते हैं जिससे बीज मिट्टी के संपर्क में आ जाए या ढक जाए, ऐसा कार्य करते हैं, ठीक है ना। छिटकवा विधि में हम लेते हैं कितना, 20 से 25 किलोग्राम, कितना लेंगे, 20 से 25 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से काम लेंगे, ठीक है। और फिर हम दूसरी है कतारों में, कतारों में बुआई, बुआई करने पर, ठीक है, कतारों में बुआई करने पर कितना लेंगे हम, 15 kg, ये देखिए 15 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से हम क्या करते हैं, बीज की मात्रा का निर्धारण करते हैं, ठीक है बेटा। यहां पर आप लोग बीज की मात्रा छिटकवा विधि में कितनी लेंगे, 20 से 25 किलोग्राम, और कतारों में अगर बुआई कर रहे हैं, लाइनों में हल के माध्यम से कर रहे हैं, तो आप लोग 15 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से
बीज की मात्रा का निर्धारण करें। अब देखना बेटा, आपने बीज का निर्धारण कर लिया कि हम छिटकाव विधि से बो रहे हैं या कतारों में बुआई करनी है, उस हिसाब से हमने बीज की मात्रा ले ली। तो लेकिन बीज तो ले लिया, लेकिन बीज लेने के बाद में बीजोपचार करना अति आवश्यक है। देखना यहां पर मैं बीजोपचार कर रहा हूं, देखना बीजोपचार, बीजोपचार। यहां हिंदी अंग्रेजी में हम सीड ट्रीटमेंट कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, बीजोपचार। अब देखना बेटा, रिंजके में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। एक तो बीज हल्के आते हैं और दूसरा प्रॉब्लम क्या है जो सबसे मेजर है, ठीक है ना, क्या है, इसका जो मुख्य खरपतवार है वो क्या है, अमरबेल, ठीक है, क्या है, अमरबेल है। देखा ना आपने, ये अमरबेल देखना पेड़ पौधों पर भी देखना, क्योंकि ये उससे पेड़ पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके ऐसे प्राकृतिक इसमें पदार्थ उपलब्ध होता है जिससे वो उस पौधे का अंग होते हैं चूसने वाले, जिससे वो क्या होता है, पौधे का रस चूसता है, जिससे पौधा बढ़ने से रुक जाता है, अर्थात उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वो कुछ समय बाद में वो नष्ट हो जाता है, सूख जाता है। इतना पावर है अमरबेल के अंदर, जिसका वनस्पति नाम आपको पता होना चाहिए, कस्कुटा रिफ्लेक्सा। क्या नाम है, कस्कुटा रिफ्लेक्सा इसका वनस्पति नाम है। क्योंकि कई बार जेट में पूछ लेता है कि अमरबेल का वानस्पतिक नाम क्या है, तो बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर ले रखा है तो आपके आजू बाजू ऐसा कोई पर्सन नहीं रहे जिससे आप लोग अपनी कंपटीशन में वंचित रह जाएं। तो अमरबेल का वानस्पतिक नाम क्या बताया मैंने, रिफ्लेक्सा, कस्कुटा रिफ्लेक्सा, ठीक है ना। कस्कुटा क्या है, वंश है, रिफ्लेक्सा क्या है, जाति है। तो ये ध्यान रखना, इसका बीजोपचार करना अति आवश्यक है। इसके लिए बीजोपचार के लिए क्या करेंगे, 2% नमक के घोल बनाना है। क्या बनाना है, 2% नमक का घोल बनाना है और घोल बनाकर इसके किसके बीजों को, रिंजके के बीजों को पानी में डालना है। तो ऐसा करने से क्या करेंगे, क्या होगा कि जो हल्के बीज होंगे वो पानी में तैर कर ऊपर आ जाएंगे और साथ में क्या जो अमरबेल हैं, अमरबेल के बीज हैं, वो भी क्या हो गया कि पानी के ऊपर हल्का होता है और हल्का होने के खरपतवार के जो वीड्स होते हैं वो हल्के होते हैं, जो पानी में तैर जाते हैं। उसको हम चन्नी की सहायता से बाहर निकाल देते हैं और साफ पानी में धोकर छाया में सुखा लिया जाता है। उसके बाद में ध्यान रखिए आप लोगों को, सुखाने के बाद में आप लोगों को रिंजके के बीज को राइजोबियम मेलिलोटा, यहां लिख रहा हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जेड का प्रश्न, देखना, राइजोबियम, राइजोबियम राइजोबियम मेलिलोटाई, मेलिलोटाई, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, राइजोबियम मेलिलोटाई दिख रहा है, राइजोबियम मेलिलोटाई कल्चर, यहां पर ये कल्चर है, ये देखिए आप, ये मार्केट में मिलता है मेलिलोटाई, ठीक है ना। राइजोबियम भिन्न भिन्न नामों से मार्केट में मिलता है, तो यहां पर रिंजके के लिए राइजोबियम मेलिलोटाई ये जाति यही लानी है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्य करता है रिंजके के लिए। तो ये कल्चर लेकर आइए, बीजों को उपचारित करके बुआई करें, ठीक है ना। समझ में आई, बीजोपचार क्या करेंगे, 2% नमक का घोल बनाएंगे, बीजों को डालेंगे पानी के अंदर, तो हल्के और जो अमरबेल के बीज हैं वो पानी में तैर कर ऊपर आ जाएंगे, उसको छलनी की सहायता से निकाल कर बाहर फेंक देंगे और क्या करेंगे, उसको साफ पानी से धो लेंगे और छाया के अंदर सुखा लेंगे, छाया होती है वहां पर सुखा लेंगे, ठीक है। सूखने के बाद में आप क्या करेंगे, राइजोबियम मेलिलोटाई कल्चर है उसके पैकेट को इसमें मिलाकर उपचार करके बुआई कर देंगे, जिससे क्या होता है, इसकी फसल बहुत ही अच्छी ग्रोथ करती है। बहुत सारे किसान करते हैं, मार्केट में बीज लाते हैं और सीधा सीधा खेत के अंदर बुआई करते हैं।
है, कोई एक पत्ती निकालता है, कोई दो पत्ती निकालता है, कोई पड़ जाता है, पत्तियां है ही नहीं, है, और किसान कहता है हमारे वो बीज वाला बहुत बेकार दे दिया। सर बीज तो सही था या गलत था, लेकिन एक बार तो ट्रीटमेंट तो अच्छी प्रकार से कीजिए, उसके बाद में हम जो एग्री क्लिनिक की दुकान है उस पर जाकर कहें कि भैया तुम्हारा सीड खराब था, लेकिन आप लोगों को ट्रीटमेंट करने का तरीका तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें इसको। राइजोबियम मेलिलोटाई वो भी लेकर आइए, साथ में आप लोग बीज लेके आ रहे हैं, और फिर देखो आप रिंज की फसल, हाँ, उसकी लंबाई भी अच्छी होगी, उसमें पत्तियां भी अच्छी होगी। लेकिन किसान क्या करता है, एक दो पत्तियां आ जाती हैं बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि वो तो हरा है, उसकी आदत है हरा रहना, तो उसकी प्रकृति हरा तो रहेगा, क्या पीला थोड़ी रहेगा, ठीक है ना। तो किसान क्या करता है, वो एक दो पत्ती आ जाती है, वो पत्तियां भी क्या है बिल्कुल उसको घेरी आनी चाहिए, बिल्कुल एक एक इंच पर उसकी पत्तियां, दो दो इंच पर उसकी पत्तियां घेरी होनी चाहिए, और जिस प्रकार से पशु खाए तो बड़े चाव से लगे। हाँ, बहुत सारी जगह देखना छोटी छोटी पत्तियां आ जाती हैं, है, उसमें भी किसान संतुष्ट होता है कि हमारे तो बहुत अच्छा है रिंज का उगाया है, ठीक है ना। लेकिन वो गलत है। यहाँ पर आप लोग बीजोपचार कीजिए ढंग से, उसके बाद में राइजोबियम मेलिलोटाई लिख लीजिए अपने दिमाग के अंदर, और देखना आप लोग एक बार राइजोबियम मेलिलोटाई से उपचारित करके बुआई कीजिए, आप लोग बहुत अच्छी फसल होगी, ठीक है ना। बीजोपचार कर लिया, उसके बाद में देखना बेटा बुआई का समय, टाइम ऑफ सोइंग देखना, बुआई का समय देखना आप लोग। बुआई का ये देखिए, बुआई का समय, बुआई का समय देखिए बेटा आप लोग, ठीक है, ये बुआई का समय है। तो यहां पर बुआई का समय, क्योंकि हमारे राजस्थान में इसकी बुआई कब की जाती है बेटा पता होना चाहिए, शरद ऋतु में। तो देखना 15 अक्टूबर से 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसकी बुआई कर देवे। ये ध्यान रखना, अगर उसके बाद में टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है तो ये जर्मिनेट नहीं हो कर पाता है, अच्छी पैदावार नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, एक बार जर्मिनेट हो जाता है तो फिर आप लोग वर्ष भर इसको रखने दें, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जर्मिनेट ये इसमें अक्टूबर माह में क्या होता है डाउन हो जाता है, जर्मिनेट बहुत अच्छा करता है, इसलिए हम राजस्थान में सर्द ऋतु में इसकी बुआई करते हैं, जो लंबे पूरे वर्ष तक, हाँ, एक दो वर्ष तक ये फसल चलती रही। उसके बाद में कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता इसका टेम्परेचर पर। एक बार जर्मिनेट अच्छा हो जाए, इसका तो जड़ें हैं, क्योंकि इसकी जड़ें मूसला होती हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये एक बार जमीन में जड़ें पकड़ लेती है तो बहुत अच्छी फसल बनती है, ठीक है। इसके बाद में देखना खाद एवं उर्वरक, देखिए यहां पर मेन्यूअर एंड फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक बता रहा हूं मैं, देखना खाद एवं उर्वरक, जिसको हम मेन्यूअर एंड फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। तो देखना बेटा यहां पर नाइट्रोजन और फास्फोरस बता रहा हूं, देखना आप लोग, या नाइट्रोजन कितनी देनी है आप लोगों को 20 kg, क्योंकि ये लेग्यूमिनेसी कुल की है तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम देंगे, ठीक है। और फास्फोरस कितने देंगे 30 किलोग्राम, कितना देंगे 30 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से देंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहां पर नोट डाल रहा हूं मैं, यहां नोट रिंजके की प्रत्येक कटाई, रिंजके की प्रत्येक कटाई पर प्रति हेक्टर 15 kg क्या डालें, नत्रजन डालें, नत्रजन का उपयोग करें, या नाइट्रोजन या यूरिया का उपयोग करें। तो देखना बेटा, हमने यहां पर खाद उर्वरक नोट डाला है, रिंजके की प्रत्येक कटाई पर प्रति हेक्टर 15 किलोग्राम नाइट्रोजन का उपयोग करें। अगर आप लोग नत्रजन का उपयोग नहीं करते हैं या यूरिया का उपयोग नहीं करते हैं तो इस फसल की वृद्धि रुक जाती है। ये इस फसल की हैबिट है, अगर आप लोग नाइट्रोजन नहीं देंगे तो ये वृद्धि को रोक लेगा, क्योंकि इसको ग्रोथ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने 55 डेज पर इसकी कटाई कर लिया, और 55 डेज पर कटाई करने के बाद में क्या होगा,
नाइट्रोजन नहीं देंगे तो ये वृद्धि नहीं करेंगे, इसके जो बैक्टीरिया हैं, क्योंकि इसकी जड़ों में नॉट्स हैं, वो कार्य नहीं कर पाते हैं, वो उस मृदा से इतनी नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन उपलब्ध न कराने की वजह से क्या करेंगे हम 15 किलोग्राम नाइट्रोजन हम बाहर से देंगे, ठीक है ना, जिससे वो क्या करेगी, फसल वृद्धि करेगी, ठीक है। इसके बाद में देखना आप लोग, यहां से आप लोग देखना ना, दोबारा से पॉइंट देखिए, इसका वारिस नाम मेडिका को सटाइवा है, कुल इसका फेबेसी है, ओरिजिन इसका देखना दक्षिणी पश्चिमी क्या है, एशिया है, ठीक है। गुणसूत्र यहां पर मैंने क्या बताया था 2N32, इसकी खेती पहले ईरान में होती थी, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए यहां पर इसका इंपोर्टेंट मैंने आपको बताया है कि ये वार्षिक चारे वाली फसल है, लेग्यूमिनेसी कुल की है, रिंजके को चारे वाली फसलों की रानी कहा जाता है। रिंजके के चारे में सेफोनिन एल्केलाइड्स पाया जाता है, जो पशु में आफरा उत्पन्न करता है या पैदा करता है। रिंजके के चारे को ग्याविन पशु को नहीं खिलाना चाहिए। इसके चारे में 15% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। रिंजके की पहली कटाई जो रिंजका है उसकी पहली कटाई है 55 डेज पर करें। यहां पर मैंने 55 से 60 डेज लिखा है, तो इसको ध्यान से सुनना। इसके बाद में देखना बेटा, यहां क्लाइमेट दे रखा है, जलवायु दे रखा है, क्योंकि इसकी सफल खेती के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो यहां पर देखना जलवायु, इसकी सफल खेती के लिए समशीतोष्ण से शीतोष्ण जलवायु बहुत अच्छी रहती है। यहां पर समशीतोष्ण शुष्क से शीतोष्ण ठंडी मीन्स शुष्क एवं ठंडी जलवायु बहुत अच्छी रहती है इसकी वृद्धि के लिए, ठीक है ना। और यहां पर देखना, ये ग्रीष्म ऋतु में 40 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक सहन कर लेती है फसल, और सर्द ऋतु में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर निम्न तापमान होने पर भी सर्दियों के अंदर ये सहन कर लेती है, ठीक है ना। इसके बाद में देखना, यहां पर मृदा बताइए मैंने कि मृदा इसकी खेती के लिए, किसकी खेती के लिए, रिंजके की खेती के लिए दोमट मृदा बहुत अच्छी रहती है, दोमट मृदा श्रेष्ठ रहती है, और भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य रहना चाहिए, ठीक है बेटा। इसके बाद में देखना, मैं आपको एक पॉइंट डलवाया था उन्नतशील किस्में, सीधा मृदा के बारे में अध्ययन करने के बाद में क्या करेंगे आप लोग, उन्नतशील किस्में के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पहली किस्म दे रखी है आनंद 1, आनंद 2, NDRI, सिरसा टाइप 9, कंपोजिट 5, सिलेक्शन 1, चेतक, और 8वें नंबर पर आप कच्छी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कच्छी इसकी जाति है, ठीक है, क्योंकि विदेशों के ईरान के अंदर किसके लिए, क्योंकि वहां पर ऊंटों के लिए खेती करते थे रिंजके की, ठीक है ना। तो इसके बाद में देखना, यहां पर किस्म के बाद में हम किसका पॉइंट लेंगे, किसका लिया, बीज दर का, ठीक है। जो बीज दर यहां पर बता रखा है मैं, बीज दर तो आप लोग किस विधि से बोल रहे हैं, छिटका विधि से कितना लेंगे बेटा, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर, और कतारों में अगर बुआई कर रहे हैं तो 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज की मात्रा का निर्धारण करेंगे, ठीक है। आ रही है समझ में। तो देखना, इसके बाद में आप बीज का निर्धारण किया है, बीजोपचार कीजिए। बीजोपचार के बारे में मैंने आपको 2 बार बताया है, एक बार और सुन लीजिए ताकि आप भूले नहीं, क्योंकि भूल गए, क्योंकि बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन धीरे चल लेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए आपकी पॉइंट, सीधी सी बात है। तो देखना, यहां पर हमने बीजोपचार में क्या किया, नमक का कितना प्रतिशत किया, 2% नमक का घोल लिया, कितना लिया, 2% नमक का घोल लिया, और पानी के अंदर घोल बना लिया या नमक को डाल दिया, और उसके बाद में हमने क्या किया आपको पता है, इसके बीज को डाल दिया। इसके बीज में क्या था, अमरबेल था, क्योंकि रिंजके का मुख्य खरपतवार कौन सा है, अमरबेल है, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया हमने, ये क्या करेंगे, ये हल्के होने के कारण पानी की सतह पर आ जाएंगे, इसको चन्नी की सहायता से बाहर निकाल लिया, और उसके बाद में हमने क्या कर दिया, क्या किया, साफ पानी से धोया, और धोने के बाद में छाया में सुखा लिया, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद में देखिए आप लोग, इसका जो आपने ऐसा कार्य करने के बाद में राइजोबियम जो कल्चर है, उसका नाम राइजोबियम मेलिलोटाई है,
उसके अंदर आप लोग इसको कल्चर लीजिए और कल्चर लेने के बाद में आप लोग क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, इसकी बुआई कर देंगे। ठीक है, इसकी बुआई का समय कब निर्धारण किया आपने, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। यहां पर निदान करने के बाद में, क्योंकि सर्द ऋतु में बुआई कर रहे हैं, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर में कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है ना, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बुआई कर दी। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, खाद एवं उर्वरक। तो देखना बेटा, खाद उर्वरक में हम नाइट्रोजन की मात्रा कितनी निर्धारण की है, 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और यहां पर फास्फोरस कितना दिया है, 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया है। यहां पर नोट डाला है, क्या डाला है कि रिंजके की प्रत्येक कटाई पर प्रति हेक्टेयर 15 किलोग्राम नत्रजन का उपयोग करें, क्योंकि बहुत सारे किसानों को पता ही नहीं रहता है कि कटाई करने पर हमारे को नाइट्रोजन देना है कि यूरिया देना है कि नहीं देना है। ठीक है, अगर नहीं देंगे तो फसल क्या है, जहां थी वह वहीं रुकेगी, वृद्धि नहीं कर पाएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लोग लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।